हैं दास वंश के बारे में। और खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अगले शासक आते हैं, पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी, और इनके बाद जो आते हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो एक प्रमुख शासक हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक तो अपने क्षेत्र का काफी ज्यादा विस्तार करेगा, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी कोशिश करेगा कि कैसे भू राजस्व में और ज्यादा सुधार किया जाए। और जलालुद्दीन खिलजी लगभग 6 साल के आसपास रूल करेगा, 1290 से 96, और ये 1296 से 1316 इसके आसपास रूल करेगा। अलाउद्दीन खिलजी एक तो अपने अभियान के द्वारा क्षेत्र में विस्तार करेगा, और इसका क्षेत्र विस्तार हम देख ही चुके हैं, चाहे वो गुजरात का हो, रणथंबोर का हो या चित्तौड़ का हो, ये सारे अभियान करेगा। और साथ में बोलेगा कि मुझे नहीं पता शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में है। तो ऐसा शासक जो राज्य की बात ज्यादा करेगा, धर्म की नहीं। और इसी के लिए ये भू राजस्व सुधार करेगा। तो इसके भू राजस्व सुधार, क्योंकि उस समय भूमि से ही सारा धन आता था, तो उसी से जुड़े हुए इसके काम होंगे। और इसका मेन मकसद यही है सुधार करने का, कैसे आय में वृद्धि की जाए, कैसे और संसाधन इकट्ठे किए जाए राज्य के लिए। और साथ में जो बिचौलिए हैं, मध्यस्थ हैं, उनका अंत करेगा। और ये पहला दिल्ली सुल्तान है जिसने जमीन का पैमाना करवाया, मतलब जमीन को पूरा रिकॉर्ड करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, सारी चीजें ये करेगा। और माप कराता है कि भैया कितनी जमीन किसके पास है। और इसके लिए एक इकाई जिसे हम कहते हैं बिस्वा, या आज के टाइम में बीघा। तो बीघा कहीं ना कहीं बिस्वा से ही आता है, तो बिस्वा को इकाई बनाएगा। और इसकी पूरी जो पद्धति है उसे हम कहते थे मसाहत। मसाहत ऐसे पैमाने के द्वारा जमीन का रिकॉर्ड एक तरीके से बनवाएगा। और साथ में जो बिचौलिए थे उनका अंत होगा, क्योंकि ये बिचौलिए कई बार ज्यादा खाते थे किसानों से। और ये बोलेगा कि किसानों से कि पहले आप लोग राज्य को लगभग 1/3 देते थे, मतलब 1/3 किसान लोग, लेकिन ये बिचौलिया आपसे 60% से ज्यादा वसूलता था, वैसे 33% था। तो अब मैं इन बिचौलियों का अंत कर देता हूं, लेकिन अब आपको राज्य को जो देना पड़ेगा वो लगभग 50, किसान लोग 50% देंगे। 60% तुमसे ये वसूलता था, टॉर्चर अलग करता था, मैं एक साथ वसूलूंगा लेकिन कम वसूलूंगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी खूत मुकदम चौधरी, खूत मुकदम चौधरी जैसे बिचौलिया, इनका अंत कर देगा। और साथ में इनको बोलेगा तुम्हें भी
भूमि कर देना है। तुम लोग पहले काफी ज्यादा फायदा उठाते थे, सारा कर किसानों से वसूलते थे और अपनी जमीन पे कोई कर नहीं देते थे। और साथ में इसने जहां पर पशु चरते थे उसके लिए चरी कर, और जहां पे घर था उसके लिए घर कर, ये भी लगाया। इन सब का मेन मकसद कैसे साम्राज्य को और ताकतवर बनाया जाए। और भू राजस्व की वसूली के लिए एक विभाग अलग से बनाया, दीवान ए मुस्तक राज विभाग। दीवान ए मुस्तक राज, इसका काम यही था कैसे भू राजस्व की वसूली की जाए और कोई ना दे तो उसको कैसे सबक सिखाया जाए। तो ये विभाग इस भू राजस्व की वसूली में ही काम करता था। जैसे अभी हमारा वित्त मंत्रालय है, जिसके पास भारत की आय और व्यय दोनों का रिकॉर्ड रहता था। साथ ही में इसने एक स्थायी सेना का निर्माण किया और सेना को वेतन भी दिया। नगद में उन्हें वेतन देता था, भैया तुम लोग मेरे लिए काम करते हो तो इसलिए नगद वेतन लो। साथ में सैनिकों को घोड़े मिलते थे और घोड़ों का पूरा खर्चा भी सैनिक को दिया जाता था। लेकिन बहुत सारे सैनिक कई बार अपने घोड़े बेच देते थे और बोलते थे कि राजा जी हमारा तो घोड़ा खराब हो गया या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। इसके लिए उसने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की और हर घोड़े पर एक चिन्ह लगा दिया जिसे कहते हैं दाग हुलिया प्रथा। उस पर एक मोहर लगा दी कि ये घोड़ा किसका है। जैसे अभी हम सबके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड से सरकार को पता चलता है कि भाई इस आधार कार्ड का ये व्यक्ति कहाँ रहता है। ऐसे ही दाग हुलिया प्रथा के थ्रू इसने सबसे घोड़े को अटैच कर दिया और अगर किसी ने गद्दारी की तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ऐसे सेना को वेतन भी दिया, साथ में उसका थोड़ा नियंत्रण भी किया जिससे वो पैसे का ज्यादा मिसयूज ना करें। साथ में इनको सेना जो बहुत सारे अभियान करती थी उससे एक आय आती थी जिसे कहते थे खम्स। खम्स क्या था, लूट का पैसा था। ये जो अभियान करते थे कई बार इन्हें पैसा मिलता था, तो जो लूट का पैसा था वो खम्स था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि इसका 1/5 तो मिलेगा सैनिक को, मतलब सैनिकों को 1/5 में से हिस्सा मिलेगा और 4/5 राज्य के पास। तुम लोगों ने मेहनत किया है इसलिए तुम लोगों को बोनस मिल रहा है, लेकिन इसका 4/5 मेरे पास रहेगा। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी भूराजस्व और सेना इसकी बात की। लेकिन सेना को सिर्फ सैलरी देने से कुछ नहीं होता या खम्स में देने से कुछ नहीं होता। सैनिकों की बहुत सारी जरूरत भी होती है, जैसे उनका परिवार रहता है, उसके खाने पीने की जरूरत है, साथ में उनके परिवार को कैसे वो इतने वेतन में काम पूरा कर पाए। एक तरीका तो यह है कि उनको पैसा ज्यादा दे दो कि महंगाई का असर ना पड़े, लेकिन दूसरा तरीका जैसे हमारी सरकार भी अपनाती है कि सैनिकों को बहुत सारी कैंटीन मिलती है और उन कैंटीन में काफी सस्ता सामान मिलता है। ऐसा ही सस्ता सामान इसने अपने सैनिकों के लिए अवेलेबल कराया और बोला कि मैं बाजार को नियंत्रित करूंगा और आप लोगों को जो भी जरूरत की चीज है, आपके परिवार के लिए हो या आप लोगों के लिए हो, उन जरूरत की चीज को आप लोग इस बाजार से खरीद सकते हो, जिसे हम जानते हैं बाजार नियंत्रण नीति।
जैसे अभी हम कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर एक एमआरपी प्राइस होता है, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नीति के लिए काफी ज्यादा फेमस है और इन्होंने उसे बहुत कठोरता के साथ पालन भी करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, और इसका उद्देश्य क्लियर था, सैनिकों की आवश्यकता पूर्ति, कि अगर मेरे सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो ये मेरे लिए कुछ भी करेंगे। इनका भरोसा जीतना कि भैया आपके घर वाले ठीक हैं, ये सारी चीजें इसने की और इसलिए इसने विभिन्न बाजार स्थापित कराए। जैसे अनाजों के लिए गल्ला मंडी, अनाज बाजार, तो कैसा भी अनाज आप खरीद सकते हो, चावल हो, साथ में गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, कोई भी अनाज इस गल्ला मंडी से आप खरीद सकते हो और ये काफी सस्ता मिलेगा। ये एक बाजार इसने बनाया जिसकी जरूरत सबको थी और साथ में इस गल्ला मंडी को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख भी बनाया, सहना ए मंडी। इसका एक हेड था, अगर कोई नियम को नहीं माने तो सहना ए मंडी, इस सेना को देख रेख करनी होती थी, क्या कोई व्यापारी ज्यादा दाम तो नहीं ले रहा। ऐसे ही इसने दिल्ली के आसपास वस्त्र का बाजार, जो आज भी चलता है, जिसको ये कहते थे सराय अदल, दिल्ली में आप जाएंगे तो सराय क्षेत्र अभी भी फेमस है कपड़ों के लिए। सराय अदल बनवाया जहां पर बहुत सस्ते सस्ते कपड़े सैनिकों को उनके परिवार को आसानी से मिलते थे। ऐसे ही इसने पशु और दासों का बाजार, कि भाई सैनिकों को दूध पीने के लिए पशु खरीदने हैं, पशु एवं दास, और अपने यहाँ काम कराने के लिए मजदूर चाहिए, उसका भी बाजार बनवाया। और बाजार में प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु वहां मिलती थी, उसका कीमत निर्धारित किया गया। जैसे अभी एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा वो पैसे नहीं ले सकता। और एक व्यक्ति को इन सारे बाजार को नियंत्रित करने के लिए रखा गया जिसका नाम था दीवान ए रियासत, कि भैया तुम्हें देखना है बाजार में क्या क्या चल रहा है और अगर कोई भी गलत करता है तो हमें बताना। और अपने एक करीबी व्यक्ति मलिक याकूल को इसकी गद्दी पे बैठाया। मलिक याकूल को बोला तुम देखते रहना, कोई बाजार में हेरा फेरी ना करे, कोई चोरी ना करे, और जो लोग चोरी करते थे या काला बाजारी करते थे, ब्लैक मार्केट करते थे, जैसे अभी जब टमाटर के प्राइस इंक्रीज हुए तो बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ टमाटर को स्टोर करके रख लिया। तो काला बाजारी रोकने के लिए एक अधिकारी को रखा जिसका नाम था राय परवाना।
और ये देख रेख करता था कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। अगर चोरी करता पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। और साथ में यही परमिट भी जारी करता था, भैया कौन कौन मार्केट में बैठेगा, तो सारा रिकॉर्ड एक तरीके से रहता। और ये जो इसकी बाजार नियंत्रण वाली नीति थी, दिल्ली और उसके आसपास एरिया में, मतलब कह सकते हो दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में ये नीति उसकी चलती थी और यहीं पर सारे सैनिक रहते थे। तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में इसका सारा काम एक तरीके से चलता था। तो ये हमने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति समझी और ये सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश का अंतिम रूलर जो होता है वो है मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद धीरे धीरे खिलजी वंश की जो ताकत है वो कमजोर होती जाती है और इनका एक लास्ट रूलर आता है मुबारक शाह खिलजी। और ये लगभग 4 साल रूल करता है, 13 से 16 से 20, 4 साल तक इसकी सत्ता रहती है। और पहला दिल्ली सुल्तान जो स्वयं को खलीफा कहेगा, बोले मैं ही खलीफा हूं। अभी सब अपने आप को राजा या सुल्तान तो कह रहे थे, कोई खलीफा नहीं कह रहा था। खलीफा सब बोलते थे बाहर रहता है ईरान वाली साइड, इसने बोला मैं ही खलीफा हूं। साथ में इसने देवगिरी या दौलताबाद, जिसका अभियान अलाउद्दीन खिलजी किया था, देवगिरी या दौलताबाद का अभियान किया और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसका नाम कुतुबबाद रखा, नाम चेंज कर दिया। ऐसे इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और मुबारक शाह खिलजी के बाद तुगलक वंश का उदय होता है, एक तीसरा वंश। पहला हमने देखा दास वंश, दूसरा हमने देखा खिलजी वंश और तीसरा दिल्ली सल्तनत का वंश तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश भी दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में, और आपको आज भी दिख जाएगा एक रेलवे स्टेशन तुगलकाबाद, उसके आसपास वाले क्षेत्र में जो भी चीजें हैं वो तुगलक वंश ने बनवाई। तुगलक वंश का गठन होता है और तुगलक वंश के निर्माण में एक व्यक्ति गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक इसका संस्थापक है। और इसका जो समय है 1320 से 25, इस समय ये अपना शासन बनाता है और इसी को माना जाता है संस्थापक। ये तुगलक का संस्थापक है। इसके समय पहली बार नहरों का निर्माण होगा, नहरों का निर्माण। यह अपनी आय बढ़ाना चाहता था राज्य, लेकिन आय बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो किसानों पर कर बढ़ा दो, दूसरा क्यों ना उत्पादन को ही बढ़ा दो। अगर उत्पादन बढ़ेगा, और हम लोग किसानों से 1/23 लेते थे, पहले किसानों से 100 केजी होता था तो हम 1/23 लेते थे, मतलब 33 केजी। अब किसानों से 200 केजी प्रोडक्शन करवाओ। और ये प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा कैसे, जब उनको सुविधाएं दोगे।
उनको सिंचाई सुविधा दो। तो इसने उत्पादन में वृद्धि कर अपनी राज्य की आय को बढ़ाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का हमने देखा था उत्पादन में नहीं, कर वृद्धि कर राज्य की आय को बढ़ाया। तो उत्पादन में वृद्धि कर कर को बढ़ाया, और ये अच्छा भी था, लोगों को भी दिक्कत ना हो, ऐसा इसने किया। साथ में इसके टाइम ही भारत में डाक व्यवस्था का विकास हुआ, जो संचार का माध्यम थी। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और इसका एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा सा विवाद हो गया। हुआ क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, तो गयासुद्दीन तुगलक सोचे कि भाई इस सूफी संत से अगर संबंध बना लिए जाए तो सारी प्रजा मेरे साथ हो जाएगी। तो इसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की बात की। लेकिन निजामुद्दीन औलिया को राजनीति में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। निजामुद्दीन औलिया बोलता था कि अगर राजा एक गेट से आएगा तो मैं दूसरे गेट से वापस निकल जाऊं। तो निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को थोड़ा भाव कम देता है। इसी बात को लेकर गयासुद्दीन तुगलक इसको बोलता है कुछ कि ज्यादा भाव बढ़ गए तुम्हारे, इतना भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद निजामुद्दीन औलिया इनको बोलता है, हुनूज दहली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। आपको क्या लग रहा है कि आप खिलजी वंश को हराकर बहुत जल्दी दिल्ली के किंग बन जाएंगे? अभी तुमसे दिल्ली दूर है। अभी भी हम सुनते हैं दिल्ली दूर है। तो ये निजामुद्दीन औलिया। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई निजामुद्दीन औलिया किस शासक के समय थे, तो भैया जिनसे बहस की उनके समय होंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक से इनका विवाद हुआ था, तो इसलिए उसी टाइम ये थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठता है, जो निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था। और बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि भाई निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक का उपयोग कर गयासुद्दीन तुगलक को निपटवा दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये नया राजा बना, MVP, जिसे कई बार जॉन खां इसका निकनेम था, इस नाम से भी जाना। और इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 25 साल रूल करता है, 1325 से 51। एक बुद्धिमान शासक और सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। काफी ज्यादा ज्ञान है, सभी धर्मों के साथ मिलके चलेगा। और इसने सबसे पहले उलेमा के खिलाफ कुछ काम किए और उलेमा को बोला आप भी न्यायिक दायरे में आओगे। आप लोग अपने आप को समझते हो कि हम लोग आम जनता से अलग हैं, लेकिन नहीं, अब अगर कुछ भी गलत आप लोग भी करोगे तो कानून आप पर भी लागू होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा को भी न्यायिक दायरे में ला दिया और सामान्य लोगों की तरह इनको भी सजा मिलेगी। इसका मतलब उसने कानून का शासन बना दिया। और कानून का शासन कहता है कि भैया राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या आम आदमी, गलत कोई भी करे सजा बराबर मिलेगी। यही सारी बातें ये कहता है। और दूसरा, इसने विभिन्न धर्म के लोगों के साथ अपना संपर्क बनाया।
विभिन्न धर्म के लोगों के साथ संबंध बने, इससे भी उलेमा वर्ग काफी नाराज था इससे। जैसे इसके यहाँ जिक्र मिलता है एक जैन संत जिन प्रभासूरी, जिन प्रभासूरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने गिफ्ट दिया। इससे पता चलता है कि भाई उसको उपहार या गिफ्ट दे रहा है तो मतलब सही संबंध है। ये जैन संत है, इसको उपहार दे रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारी चीजें उलेमा को काफी बेकार लग रही, लेकिन फिर भी वो नहीं मान। ऐसे ही हिंदुओं के जो त्योहार हैं, होली, दिवाली, इन त्योहारों में भी मोहम्मद बिन तुगलक काफी शामिल हो रहा है और इसने अपने शासन का जो आधार था वो भी बढ़ा किया। पहले ज्यादातर जो प्रशासन में होते थे वो मुस्लिम लोग होते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अपने प्रशासन में हिंदू, जैन, बौद्ध सबको मौका दिया। तो प्रशासनिक स्तर पर अपनी सोच को बढ़ाया और बोला सभी लोग मेरी प्रजा हैं और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। तो चाहे हिंदू हो या तुर्की हो या जैन हो, सभी मेरी सेना एवं प्रशासन में भागीदार हो सकते हैं। किसी के लिए कोई वो नहीं, बस योग्य होना चाहिए। जो भी योग्य है वो सेना या प्रशासन में आ सकता है, उसका स्वागत है। साथ में अपनी विदेश नीति को बढ़ावा देने के लिए कुछ दूत को चीन, तुर्की, ईरान जैसे देशों में भेजता है। तो अपने दूसरे देशों के साथ और साथ में घर के अंदर भी अपने संबंध अच्छे करने के लिए ऐसे काम ये करता है। साथ में अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी लिखवाता है। खलीफा जो मुस्लिम धर्म का प्रधान है उसका नाम लिखवाता है। तो इसके सिक्कों पर खलीफा का नाम हमें दिखता है। ये सारी चीजें भी ये करता है। साथ में किसानों के लिए और खेती के क्षेत्र में भी कुछ सुधार करता है। जैसे खेती के क्षेत्र में जो सुधार चाहिए, एक तो सिंचाई के लिए चाहिए, दूसरा बीज के लिए चाहिए। तो ये एक विभाग बनाता है दीवान ए कोही, ए कोही। यह खेती के क्षेत्र में काम करने वाला विभाग। और इसने इस विभाग के माध्यम से लोगों को बताया कि आपको एक फसल चक्र का पालन करना चाहिए। फसल चक्र मतलब किस समय कौन सी फसल उगानी चाहिए। जैसे सर्दियों का टाइम है तो गेहूं उगाओ, बरसात का टाइम है तो चावल उगाओ। ये सारी बातें किसानों को इसने समझाई, इसलिए बोला जाता है इसने खेती में काफी ज्यादा सुधार किया। साथ में एक रजिस्टर बनवाया और उस रजिस्टर में जो जो भूमि खेती योग्य है उसको लिखवाया। उसको पूरा नोट करवाया कि भाई हमारे राज्य के पास कितनी भूमि है जिस पर हम खेती कर सकते हैं। साथ में किसानों को ऋण दिया खेती करने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक अकाल संहिता, जब भी अकाल पड़े, खेती ना हो, उस टाइम किसानों को कैसे राहत दी जाए, कैसे उन्हें खाना पहुंचाया जाए।
इसके अलावा अच्छे अच्छे बीज मुफ्त में दिए गए, निःशुल्क, कि खेती के लिए बीज, सिंचाई, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसने खेती के लेवल पे भी काफी ज्यादा सुधार किए, लोगों की हेल्प की, अकाल संहिता बनवाई, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। प्रशासनिक स्तर पर, खेती के सुधार के स्तर पर काफी काम किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ये काफी ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति था, तो बहुत सारी परियोजना भी चलाता है। जैसे अभी हमारे मोदी जी मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया चलाते हैं, ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत सारी परियोजनाएं अपने समय चलाई, और उन परियोजनाओं का कुछ उद्देश्य निर्धारित किया। और ये काफी ज्यादा बुद्धिजीवी था, और साथ में एक्सपेरिमेंट बहुत करता था, कैसे मैं ये सारी चीजें कर लूं, तो एक्सपेरिमेंट करने का इनके अंदर पूरा दिमाग था। तो एक तरीके से एक ऐसा राजा जो काफी एक्सपेरिमेंट करता है, तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट इनकी परियोजनाओं में दिखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजना MBT, ये हम देखें। और इसने कोशिश किया कैसे अपने क्षेत्र को और ज्यादा विस्तारित किया जाए। सबसे पहली जो इसकी परियोजना है वो है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, इसके पास जो क्षेत्र था, एक तो दिल्ली वाला जहां से ये रूल कर ही रहा था, साथ में देवगिरी या दौलताबाद, ये वाला क्षेत्र। इसको लगा दिल्ली से दक्कन के क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा, इसलिए राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली से दौलताबाद करने का सोचा। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद, मराठवाड़ा क्षेत्र में। सब लोग बड़े परेशान थे, भाई कैसे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम ना तो ट्रेन थी, ना कोई इतनी तेज स्पीड का वाहन था। सब लोगों को, कुछ को पैदल जाना था, कुछ को घोड़े पे जाना था, कुछ को हाथी पे जाना था, किसी को बैलगाड़ी पे जाना था। अब राजा ने बोल दिया तो सब लोग गए, कुछ लोग रह गए, कुछ लोगों को दिक्कत भी हुई, उनकी बीच में रास्ते में ही डेथ हो गई। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करता है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि दौलताबाद पे तो नियंत्रण हो गया, लेकिन अब दिल्ली दूर हो गई, और लग रहा है दिल्ली पर कोई और शासक नियंत्रण कर लेगा अगर मैं इधर रहा। फिर दोबारा से अपने इस निर्णय को बदलता है या इसे निरस्त करता है, बोलता है रद्द किया जाता है निर्णय। तो सब लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं, अजीब आदमी है, पहले उधर लाया फिर इधर लाया। ये चीज पहले भी देखनी चाहिए थी कि भाई इतनी दूर हम लोग जा रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे उस टाइम दिल्ली से दौलताबाद दूर लगता था, ऐसे ही दौलताबाद से दिल्ली भी तो दूर रहेगा। तो ये राजधानी चेंज कर देता है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। और इसी वजह से दक्षिण और इस दक्कन वाले क्षेत्र में एक नई भाषा का होता है, जिसे कहते हैं दक्षिणी भाषा। ये हिंदी का ही एक रूप है जो दक्षिण भारत में गए, इसका भी विकास होता है। कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते। दूसरा जो है इसका परियोजना था सांकेतिक मुद्रा। जैसे अभी हम लोग जिस मुद्रा का यूज करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा है। एक कागज है, उस कागज पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं, हमारे RBI के गवर्नर के साइन। अब उस पेपर की वैसे कोई वैल्यू नहीं है,
अगर आप उसे करेंसी ना मानो और पेपर को पिघला के कुछ बनाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो है। जैसे हमने देखा विमुद्रीकरण में, तो सरकार ने बोला कि भैया अभी लीगल टेंडर नहीं देंगे, तो वो पेपर का टुकड़ा बन गया। ऐसे ही उस टाइम चांदी काफी ज्यादा महंगी हो गई, तो इसने सोचा कि विदेश से चांदी मंगाओ, इससे बढ़िया क्यों ना हम लोग तांबे के सिक्के बनाते हैं और तांबे के सिक्के पर लिख देंगे कि इसकी वैल्यू उतनी है जितनी चांदी के सिक्के। जैसे अभी हम कहते हैं कि भाई इस नोट की वैल्यू 500, इस नोट की वैल्यू 2000। ऐसे ही इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब हुआ ये, तांबे का सिक्का आसानी से बन जाता था, चांदी थी नहीं, तो क्या किया लोगों ने, अपने घर में बाल्टी बर्तन जो भी था सबने तांबे के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। तो लोगों ने तांबे के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, पूरा का पूरा परिवार बस तांबे के सिक्के बना रहा है पूरे दिन, कोई काम पे नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है तांबे के सिक्के का मतलब चांदी का सिक्का, और तांबा काफी सस्ता था। इसलिए बोला जाता है कि उसने मुद्रा व्यवस्था का जो नियंत्रण है, क्योंकि अगर इस तांबे की सिक्के की वैल्यू उतनी होती जितना तांबे का है तो कोई सिक्का ही नहीं बनाता, लेकिन इस तांबे की सिक्के की वैल्यू चांदी के बराबर है, इसलिए सब सिक्का बना रहे हैं। और इस वजह से क्या हुआ, जो फेक मुद्रा है वो काफी ज्यादा चल गई, मतलब काफी ज्यादा लोग फेक मुद्रा बनाने लगे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये बाजार नियंत्रण कर ही नहीं पाया, नीति में कमी थी। जैसे अभी तो हमारे पास बहुत सारे आधुनिक उपकरण हैं, हमारी सरकार आरबीआई नोट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स लगाती है जिससे ये पता चल सके कि नोट का कोई भी इंसान फेक ना बना सके या फर्जी नोट ना बना सके। तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कोड है, इनके में ज्यादा सिक्योरिटी कोड नहीं थे, इसलिए ये वाली नीति भी विफल रही। और फिर दोबारा इसने बोला नहीं भैया, अब वो कॉपर का सिक्का वो नहीं रहेगा, तुम लोगों ने इतना बना लिया, मेरे पास इतने सिक्के आ रहे हैं, तो ये सारी चीज की, इसलिए ये वाली नीति भी विफल रही। अगला जो तीसरा, इन्होंने द्वाब, द्वाब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, द्वाब के क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, गंगा और यमुना का जो द्वाब है वहां पर, क्योंकि उस क्षेत्र में उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा था, तो इन्हें लगा उत्पादन बढ़ ही रहा है, क्यों ना राजस्व को बढ़ाने के लिए यहां पर टैक्स को बढ़ा दिया जाए। तो पहले 1/3 लेता था, अब बोला 1/2 मतलब 50%। लेकिन लोगों ने विद्रोह किया कि नहीं भैया हम लोग नहीं देंगे, और विद्रोह का कारण ये था जब इन्होंने लगाया ना उस समय अकाल पड़ गया, तो लोग बोले 1/3 देने के लिए पैसे नहीं है और तुम बोल रहे हो दो, एक 50% दे दो, तो ऐसे कैसे दे दे हम। तो उसके बाद इसने इस नीति को भी वापस ले लिया जब जनता ने इतना ज्यादा बोला, इसलिए बोला जाता है ये भी विफल रहा। अगला जो इसका नीति, खुरासन अभियान। खुरासन एक क्षेत्र था जो पड़ता था केंद्रीय या सेंट्रल एशिया में, जहां पर हमने बहुत सारे तान देखे थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के पास में जो तान है, केंद्रीय एशिया। खुरासन एक क्षेत्र था जहां पे एक राज्य था, संसाधन काफी ज्यादा थे, और इसने देखा मध्य एशिया के इस क्षेत्र में अभी कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं है, कोई मजबूत सरकार है ही नहीं, क्यों ना हम लोग इस क्षेत्र पर कब्जा कर लें और संसाधन प्राप्त कर लें। इसके लिए इसने एक सेना खड़ी की, काफी सारे सैनिकों को हायर किया
और उन्हें 1 वर्ष का एडवांस में वेतन दिया। बोला आप लोगों को 1 साल का वेतन एडवांस में दिया जाता है और आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, हम लोग खुरासान अभियान करेंगे और वहां से संसाधन लेके आएंगे। तो सब लोग बड़े जोश शोश के साथ इनके साथ हो गए और लाखों सैनिक इसने भर्ती किए, सबको नौकरी मिली, सबके घर परिवार वाले खुश, सैनिक खुश कि भाई वहां अभियान करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक ये तैयार हुए तब तक उस एशिया के क्षेत्र की, मध्य एशिया की स्थिति सही हो गई। फिर उसके बाद इसने बोला भैया अब तो हम वहां पिट के ही आएंगे, इससे बढ़िया इसको चेंज कर दे। तो ये वाली स्कीम भी इसने बंद कर दी। बोले अब कैसे? तो सैनिक लोग काफी नाराज हो गए, बोले इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं कि वहां जाएंगे, घर बोल दिया, सब जगह बोल दिया, और आप बोल रहे हो हम नहीं जाएंगे। तो बोला वहां पे जाके क्या पिटना है? तो सैनिक लोग काफी नाराज हुए, इसलिए बोला जाता है ये स्कीम भी विफल रही। सबसे लास्ट इसकी जो नीति थी, कराचिल, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो विद्रोह करते थे वो वहां जाके छिप जाते थे। तो इसने सोचा इस तराई वाले क्षेत्र में एक सेना भेजी जाए। तो इसने हिमालय के तराई क्षेत्र में इन विद्रोहियों को थोड़ा सा जवाब देने के लिए एक सेना भेजी और इस सेना का नेतृत्व खुसरू मलिक को दिया। खुसरू मलिक, इनको बोला जाइए आप नेतृत्व करिए और इन विद्रोही लोगों को या लूट मार करने वाले लोगों को हरा के आओ। तो खुसरू मलिक गया, इसकी सेना गई और इन्होंने अभियान किया और इन लोगों ने उन लोगों को हरा दी, जो भी विद्रोही वहां रहते थे उन सबको हराया, साथ में उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी किया। लेकिन खुसरू मलिक के मन में आया जब हिमालय के तराई क्षेत्र में आ गए तो क्यों ना तिब्बत का अभियान भी किया जाए और तिब्बत से संसाधन इकट्ठे किए जाएं और मोहम्मद बिन तुगलक को भी थोड़ा खुश किया जाए। तो ये बिना परमिशन के मोहम्मद बिन तुगलक के अपनी सेना को लेकर चला गया तिब्बत अभियान। सेना में भी जोश बढ़ा था, बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तराई वाला क्षेत्र जीता है, वो वाला क्षेत्र भी जीतेंगे और राजा भी खुश होगा। चले गए लेकिन वहां जाके हार गए, सारे सैनिक मर गए, खुसरू मलिक और 2-4 और इनके साथ बस आ पाए। तो ये भी विफल रहा। इन्होंने इतनी सारी स्कीम चलाई, चाहे राजधानी परिवर्तन हो दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा हो तांबे की, या फिर मध्य एशिया में खुरासान अभियान, इसके अलावा द्वाब में कर वृद्धि और कराचिल अभियान, ये सारी नीति चलाई और ये नीति विफल रही। इसलिए इनको कई बार बोला जाता है कि ये एक विफल राजा था। लेकिन ये इस मामले में थोड़े से अच्छे थे कि इन्होंने कम से कम प्रयोग किया, बुद्धिमान थे, इतनी सारी स्कीम बनाई। वो नीति फेल हुई या असफल हुई ये अलग बात है, लेकिन इसने कम से कम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से ऐसे सारे अभियान किए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं थी। लेकिन इन योजनाओं की विफलता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये विफल था। ये एक तार्किक शासक था जिसने काफी सारी चीजें की। अगली जो इनसे बात आती है, इनके समय साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और जब साम्राज्य का विस्तार होता है तो बहुत सारे लोगों से लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, इसलिए इनके समय सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य विस्तार एवं विद्रोह दोनों चीजें हमें देखेंगे। साम्राज्य
विस्तार एवं विद्रोह दोनों चीजें साथ साथ देखेंगे। तो साम्राज्य का विस्तार होगा और साथ में विद्रोह भी होगा एमबीटी के समय। अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद इन्होंने एक सबसे बड़ा क्षेत्र बनाया और दिल्ली सल्तनत के ये आप देखेंगे, ये वाला जो साम्राज्य ये कुतुबुद्दीन ऐबक दास जो वंश था उनका है। ये वाला खिलजी वंश का है और ये वाला मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का। तो धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और इस विस्तार की वजह से इसने सर्वाधिक विस्तार किया दिल्ली सल्तनत वाले एरिया में। तो इन्हें माना जाता है सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इन्होंने भी किया। ये दो राजा ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली के क्षेत्र का विस्तार किया। और इनके समय एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आया जिसका नाम था तरमासरिन। तरमासरिन एक नेता मंगोल का। तो ये लगभग 1328 से 29, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जिक्र आया तो बता दिया। बस इतना याद रखना कि हाँ मंगोल आक्रमण हुआ था तरमासरिन के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। लेकिन इसने थोड़ा सा बुद्धिमान लगाया और इसको कुछ बहुमूल्य उपहार देकर वापस भेज दिया। बोला तुम्हें सोना चाहिए सोना ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, लेकिन हमें परेशान मत करो। तो इसको कुछ बहुमूल्य उपहार दिए और वापस भेज दिया। ये इसने बुद्धिमान वाले काम किया। इसके अलावा कुछ एक विद्रोह चलाया और ये लगभग 1335 के आसपास चला। तो पहला विद्रोह इसके समय हुआ मदुरा में एहसान शाह के नेतृत्व में। दूसरा विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य जो कर्नाटक के क्षेत्र में स्थापित हुआ। इस विजयनगर साम्राज्य को दो भाई हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विद्रोह किया और 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ। ऐसे ही बंगाल के एक राजा जिनका नाम था फखरुद्दीन मुबारक शाह, फखरुद्दीन मुबारक शाह, इन्होंने भी विद्रोह किया 1338 में। और एक विद्रोह बहमनी साम्राज्य जो लड़ता रहता था विजयनगर साम्राज्य से, जिसे बनाया अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। और ये बना 1347। तो चार बड़े साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक का विद्रोह कर बने।
जिनमें से एक मदुरा में एहसान शाह 1335, दूसरा विजयनगर हरिहर और बुक्का 1336, तीसरा बंगलाल फखरुद्दीन मुबारक शाह 1338 और चौथा बहमनी अलाउद्दीन बहमन शाह 1347। ये चार छोटे छोटे साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के साम बने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का एक सिक्का जिसे कहते थे दीनार वो निकलवाया, और आपको याद होगा खिलजी ने 1000 दीनार में मलिक कफूर को खरीदा। सोने का सिक्का इसके यहाँ दीनार कहलाता था, और चांदी का भी सिक्का था जिसे बोला जाता था अदली, अदली के नाम से जाना जाता। उसके बाद 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बारे में बदायूनी एक बात बोलता है। एक लेखक बदायूनी कहता है, इस तरह सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। ये काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, इस बात से लोग दुखी रहते थे, इसलिए बदायूनी ये बात कहते हैं कि भैया चलो, आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक गए, इतना हेर फेर, कभी राजधानी परिवर्तन, कभी सांकेतिक मुद्रा, कभी विद्रोह, ये सारी चीजें इनके यहाँ चलती रहती। तो ये उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया। अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया, तो दिया ये कि इसने आत्मविश्वास के साथ कुछ नई चीजों का उपयोग किया, साथ में खेती का विस्तार किया, इतना बड़ा साम्राज्य भी बनाया, और साथ में नए नए निर्णय लिए। तो इसे ऊपरी तरीके से हम कह सकते हैं विफल शासक, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, जो एक बुद्धिमान की बात को भी बताता है, तो एक कुशल शासक भी था। तो ये आज की क्लास थी। कल हम फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और तुगलक वंश जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा लोदी वंश और सैयद वंश, ये दो वंश हमारे दिल्ली सल्तनत के बचे हैं।